हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर डायरी का एक पन्ना। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, डायरी डायरी क्या होती है? हम दिन प्रतिदिन का जो भी हम उसमें वर्णन करते हैं, सपोज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं। तो सुबह से शाम तक उन्होंने क्या किया, क्या क्या चीजें थी, वो सारी वो डायरी में मेंटेन करते हैं। तो ये चैप्टर है हमारे आजादी से संबंधित है। और कोलकाता के अंदर ये जो घटना घटी थी उसके बारे में लेखक हमें बता रहा है, क्योंकि ये जो घटना घटी थी उस समय लेखक भी वहां उपस्थित थे। तो उन्होंने जो जो वहां पे घटित हुआ कि किस तरह से जो बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, या ये लेखक खुद है, और बहुत सारे लोग थे जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं या इस घटना से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ये लेखक हमें पूरी बातें बताएगा। और उसमें एक दिन का वर्णन है। एक 2930 की बात आएगी और उसके बाद एक साल बाद में 1931 के बारे में और बताया जाएगा। तो पहले सबसे पहले लेखक के बारे में हम पढ़ लेते। तो लेखक का नाम है सीताराम सेकसरिया। तो सीताराम सेकसरिया जिनका जन्म हुआ था 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में। राजस्थान के नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ और अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता। ये ज्यादातर समय इनका कोलकाता में बीता। और व्यापार व्यवसाय से जुड़े सीताराम सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। मतलब बहुत सारी ये जो साहित्य की है, सांस्कृतिक चीजें थी, या शिक्षण जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो थी, उनके ये संचालक रहे। फिर महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसके आह्वान पर, किसके कहने पर? महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे, तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी निभाई। फिर उसके बाद कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे और भारत सरकार ने उन्हें 1962 में 1962 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला और उन्होंने स्वाध्याय यानी खुद पढ़ना लिखना सीखा। और उसके बाद इन्होंने जो जो कृतियां लिखी, जिसमें है स्मृतिकरण, मन की बात, बीता हुआ, नई याद, दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी आदि का उल्लेख है। तो इसमें सबसे ज्यादा बस आपको क्या करना, लेखक का नाम याद रखना है और किसके प्रेरित करने पर यह आजादी से जुड़े। तो इसमें नाम ले लेना आप। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ले सकते हो, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोगों का इनका नाम आप ले सकते हो। फिर है पाठ का प्रवेश। तो पाठ प्रवेश में बच्चों देखिए, अंग्रेजों अंग्रेजों से देश की मुक्ति दिलाने में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। जो सत्याग्रह आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ कि हमें हमारी आजादी चाहिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है महात्मा गांधी की थी। इस आंदोलन में जनता में आजादी की अलग जगह, देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर थे। मतलब सब कुछ मिटा देने के लिए वो तत्पर थे। तो 26 जनवरी 1930 को, यहाँ पे ये जो दिनांक है या डेट है, ये आपको अंडरलाइन करनी है। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूछा जाए कि गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो आपको लिखना है 26 जनवरी 1930 के अंदर। फिर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950, आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947, इसके 2.5 ईयर के बाद 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसको अपन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी में इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। प्रस्तुत पाठ, अब ये हमारा पाठ, प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते, उसे अपनी निजी डायरी, उनकी पर्सनल जो डायरी थी, उसमें वो उसको लिख देते। यह कर्म कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। बच्चों ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो अगर सब पूछा जाए कि किस दिन का लेखा जोखा है, तो ये 26 जनवरी 1931 का है, ना कि 1930 का। 1930 नहीं करना ऑप्शन में, अगर इस तरह का है तो 1931 करना है आपको। लेखा जोखा मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश और खरोश से मनाया, ये हमें इसमें बताया जाएगा। विशेषकर महिलाओं ने किस तरीके से इस आंदोलन में हिस्सा लिया, वो भी हमें बताया जाएगा। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की
कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है कि देखो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स है, इन्होंने किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना जीवन का भी उन्होंने त्याग कर दिया, जीवन भी खत्म कर लिया और हमें ये आजादी दिला के चले गए। साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं। मतलब अगर हम सब लोग यूनिटी से कुछ काम करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर हम चलते हैं पाठ की तरफ। अब पाठ में बहुत सारी जगह पे देखिए ये आएगा कि जो बहुत सारी दिनांक वगैरह है वो भी हमें अंडरलाइन करनी पड़ेगी। तो अब 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन था। 26 जनवरी 1931 की बात की जा रही है। देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये डायरी का पन्ना, ये डेट बिल्कुल याद रखनी है आप लोगों को। 26 जनवरी 1931। तो 26 जनवरी आज का दिन अमर दिन था। आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब देखो 1930 के अंदर जो आंदोलन हुआ था बंगाल के अंदर, तो लोगों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल उसको लाइटली लिया। फिर उसके बाद सब लोगों ने बुराई की कि ये कोलकाता के लोग तो बिल्कुल भी आजादी में हिस्सा नहीं ले रहे, इन्होंने तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया है। तब एक साल बाद में वापस 26 जनवरी 1931 के अंदर वापस ये आंदोलन हुआ, जिसके लिए काफी तैयारियां की गई थी। बहुत सारी तैयारियां लोग किए जा रहे थे। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, मतलब पिछले साल कोलकाता के लोगों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। लेकिन अब इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कैसे कैसे लिया? इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया, जितना उन्होंने अपना हिस्सा दे सकते थे, जितना अपना सहयोग दे सकते थे वो दिया। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए। पूछा जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन जब वहां पे हुआ बंगाल में तो कितने रुपए खर्च हुए, तो आपको बताना 2000 रुपए खर्च किए गए। सारे काम का भार अपने समझते थे, मतलब जो भी काम था सब अपना अपना काम समझते थे, चलो कि हम सबका काम है, मिलके वो काम करते थे। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया था, मतलब सबको क्या काम है, कैसे करना है, ये सारी चीजें समझाई गई थी। फिर वापस बता देती हूँ। 26 जनवरी 1931 के दिन का वर्णन किया गया है कि पहले बंगाल के लोगों ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब बंगाल के लोगों ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब 1931 के अंदर 1931 में जब ये आंदोलन हुआ तो बहुत सारा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो भी प्रचार प्रचार था उनमें उन्होंने 2000 रुपए खर्च किए, मतलब सब लोगों को इकट्ठा करना कि हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्रता हमें मनानी है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा काम उन्होंने किया। बड़े बाजार, अब बड़े बाजार को आप अंडरलाइन कर सकते हो। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। झंडा, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे और ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो, कि हमें आजादी मिल ही गई है। इस तरीके से हमारा जो घर है, घर के ऊपर उन्होंने झंडा फहराया। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए, हर एक हिस्से में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बाजार, बहुत पूरे कोलकाता शहर में जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। मतलब लोगों में जोश था बिल्कुल कि हमें कुछ करना है हमारे देश के लिए। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पहले कब? 1930 के अंदर, 1930 के अंदर ऐसी सजावट या इस तरह का जो जोश था लोगों का वो बिल्कुल नहीं था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे। और पुलिस कौन से? अंग्रेजों की पुलिस थी वो, क्योंकि उस वक्त हमारा देश कोई आजाद नहीं था कि हमारे लोग थे। हमारे लोग अंग्रेजों के अंडर में काम जरूर कर रहे थे, लेकिन पुलिस थी वो किसकी कही जाएगी? अंग्रेजों की पुलिस थी। पुलिस अपना काम कर रहे थे और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी वो अपना काम कर रहे थे। और मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। सब जगह गाड़ियों में, सब जगह वो है जो अंग्रेजों के जो ये पुलिस थे वो वहां पे तैनात थे, मतलब थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी, गाड़ियां वगैरह सब इधर उधर घूम रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध भी था और घुड़सवारों पर भी पुलिस नजर आ रही थी। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, इसको अंडरलाइन किया जाए, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। अब देखो बच्चों, ट्रैफिक पुलिस वहां ना होने का कारण यही था कि जो नॉर्मल पुलिस थे वो तो थे ही थे, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस थी उसको भी नॉर्मल पुलिस बना के और मतलब पहरा देने के लिए या इधर उधर ध्यान रखने के लिए पुलिस उनको भी वहां पे भेज दिया गया। मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। जहां पे
ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या जो हमारे जो बंगाल के लोग जहाँ पे इकट्ठा, कोलकाता बंगाल, तो वहां पे जो इकट्ठा होने वाले थे, वहां पे उस जगह पे जो पुलिस है उसने उसको घेर लिया था। उनको पता था कि यहाँ पे आएंगे और सब लोग इकट्ठे होंगे और बहुत ज्यादा और लोगों में बातें बढ़ेगी कि स्वतंत्रता चाहिए, एक इंसान क्या है फिर दूसरे इंसान में ऐसे ऐसे बढ़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि ये आंदोलन या ये सभा होने ही नहीं देनी है। मोन्यूमेंट के नीचे, ये मोन्यूमेंट वाला वर्ड याद रखना, एक जगह उन्होंने निश्चित की और वहां पे मोन्यूमेंट, वहां पे शाम को सभा होने वाली थी। कहाँ पे सभा होने वाली थी? मोन्यूमेंट के नीचे सभा होने वाली थी। उस जगह को तो भोर से, मतलब सुबह बिल्कुल जल्दी ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया। पुलिस वहां पे आ गई थी और सुबह सुबह ही वहां पे एकदम से चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। और तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, सुबह ही झंडे फहराने, जो घरों में झंडे फहराने थे प्रत्येक घर पे, सारे घरों में तो वो झंडा फहरा दिया गया। श्रद्धानंद पार्क में, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप पहला पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जगह जगह पूछा जा सकता है कि श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा फहराया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री अविनाश बाबू, किसने झंडा फहराया? बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने यहाँ पे ये झंडा फहराया था। और पुलिस ने उनको, अब आगे आ जाइए, जो पहले जो शुरुआत होती है ना उसमें, जो पुलिस है उसने झंडा फहराया था, उसके अंदर जो अविनाश बाबू है उन्होंने झंडा फहराया। उसके बाद फिर दूसरी तरफ चलते हैं, एक मिनट। फिर दूसरा आता है, हाँ अब देखो, जो अविनाश बाबू इन्होंने झंडा फहराया लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया। फिर तारा सुंदरी पार्क में सेकेंड जगह अपनी है, वो है तारा सुंदरी पार्क। अब तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र, किन्होंने झंडा फहराया? हरीश चंद्र जी ने झंडा फहराया वहां पे। पहले वाला था अलग जगह पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, वो है तारा सुंदरी पार्क। कौन सा पार्क? तारा सुंदरी पार्क। तो तारा सुंदरी पार्क में जिन्होंने झंडा फहराया उनका नाम है हरिश्चंद्र। उसके बाद वहां पर काफी मारपीट हुई और दो चार आदमियों के सिर फट गए। अब वहां पे मारपीट होती है और दो चार आदमियों के सिर भी फट जाते हैं। मतलब वो पुलिस वालों का क्या था, वहां पे जो अंग्रेज पुलिस थी और अंग्रेजों ने क्या किया था, जो नॉर्मल जो लाठी होती है उस पे उन लोगों ने क्या किया था, एक लोहे का एक केप होता था। तो केप की वजह से वो इतना मतलब होता था, लोहे का था, तो जैसे ही वो लाठी अगर किसी पे लगती तो वो एकदम से इंसान वहां पे उसको सिर में चोट लग जाती थी। फिर उसके बाद मारपीट हुई, दो चार आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। किसकी तरफ से? गुजराती सेविका संघ की तरफ से जुलूस निकाला गया, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो, इसमें इस आंदोलन के अंदर जो लड़कियां थी उन्होंने भी हिस्सा लिया था, तो उन्होंने हिस्सा लिया और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। फिर 11 बजे मारवाड़ी, अब देखो सुबह 6 बजे की बात की थी, अब यहाँ पे समय थोड़ा सा आगे जा रहा है, 11 बजे की बात की जा रही है। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। वहां पे उन्होंने भी झंडा फहराया। अब जो औरतें थी या जो लेडीज थी उनके नाम है जानकी देवी, मदालसा आदि भी थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब, अब उन लड़कियों को समझाया गया कि हम क्यों यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों उत्सव मनाया जा रहा है, इस उत्सव का उद्देश्य क्या है, तो ये सब समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। और जगह जगह फोटो उतारे जा रहे थे, मतलब सब जगह फोटो भी उतारे जा रहे थे। फोटो उतारने का कारण क्या था, जो हमारे लोग थे वो फोटो भी खींच रहे थे। क्यों? क्योंकि फोटो उतारने के दो कारण थे। एक तो ये कि अंग्रेज किस तरह हमारे लोगों पर अत्याचार कर रही है वो हमें सारे सब लोगों को दिखाना। दूसरा, हमें बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी करना था कि देखो बंगाल में इस तरह से आंदोलन हो रहा है, किस तरह से लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, इस तरह की बातें हमें दूसरे लोगों तक पहुंचानी थी। तो वो फोटो उतार रहे थे ताकि वो छाप सके। और 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया और जिसमें मुख्य थे पूर्णो दास और पुरुषोत्तम दास। अब जो लोगों सबसे पहले जिनको पकड़ा गया ना, पूर्णो दास और पुरुषोत्तम राय थे। अब पूर्णो दास देखिए आगे इनका भी थोड़ा सा जिक्र रहेगा। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णो दास पे था। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, आगे आपके ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुभाष बाबू, यानी जो सुभाष बाबू जुलूस निकाल रहे थे उसका भार किस पे था, तो आपको अंडरलाइन करना पूर्णो दास पर था। पर यह प्रबंध कर चुका था पूर्णोदास,
स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, मतलब मोन्यूमेंट में जहाँ झंडा फहराना तो सुबह सुबह वहां पे जैसी व्यवस्था की गई थी वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। मतलब होता नहीं कि लोग इधर उधर हो गए, पुलिस भी इधर उधर। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखाए। मतलब पुलिस वाले क्या इधर उधर हो गए, तो हमारे जो लोग थे वहां पे जो इकट्ठे हो गए थे, तो उनको लगा कि अब यहाँ पे पुलिस ज्यादा आने वाली नहीं है। लेकिन पुलिस कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वो निराली थी। आगे प्रश्न बनेगा कि आज जो बात थी निराली थी, कैसे समझाइए? तो हम इसमें क्या करेंगे कि वहां पे लोग इकट्ठे होने लगे थे, 3 बजे तक वहां पे मैदान में पहुंचने वाले थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, अब देखो ये क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ रूल बना दिया। लेकिन अब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो रुकने वाले नहीं थे, तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं हुई थी। मतलब ये पहली बार था कि इतने सारे लोग एक साथ वहां पे इकट्ठे हुए थे। ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई मीन्स खुला चैलेंज था। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति ये खुला चैलेंज था। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। अब ये पुलिस कमिश्नर जो है ये अंग्रेजों की थी। पुलिस कमिश्नर किसकी थी? ये अंग्रेजों की थी। तो पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अंदर या धारा के अनुसार कोई सभा नहीं होगी। किनके लिए नोटिस निकला? इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के अंडर में या अंग्रेजों के अधीन जो हमारे जो भारतीय काम कर रहे थे उनके लिए नोटिस निकाल दिया कि देखो ये जो आंदोलन वगैरह करे, अगर इसमें तुम लोगों ने भी हिस्सा लिया ना तो तुम भी दोषी, मतलब तुम भी कसूरवार ठहराए जाओगे और तुम्हें भी सजा मिलेगी। तो कहा कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे, कौन से? अंग्रेजों के वहां पे जो हमारे इंडिया वाले काम कर रहे थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई। उनको सूचना दी गई कि यदि, क्या सूचना दी गई? कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। उधर कौंसिल की तरफ से, अब देखो याद रखना यहाँ पे प्रश्न आएगा, कौंसिल की तरफ से क्या नोटिस निकला और पुलिस कमिश्नर, तो याद रखना पुलिस कमिश्नर की तरफ का जो नोटिस है वो निकला था अंग्रेजों की तरफ से, और जो काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला था वो था हमारे इंडिया वाले लोगों की तरफ से या भारतीयों की तरफ से था। तो उन्होंने काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए सब लोग, 4:24 मतलब 4:24 के अंदर, तो 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए और खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं हुई थी। ये ओपन लड़ाई थी, खुला चैलेंज था। हमारे भारतीयों ने क्या कहा? उन्होंने अंग्रेजों को सीधा कह दिया कि अंग्रेजों जो तुम्हें करना है तुम कर लो, हमें स्वतंत्रता चाहिए और हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे। तुम्हें जो करना है, जैसा तुम्हें हमारे साथ व्यवहार करना तुम लोग कर सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि झंडा फहराया जाएगा, कि हम झंडा फहराएंगे 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, और सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब क्या कहा कि सब लोगों को इसमें हिस्सा लेना है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ ये खुला चैलेंज था हमारे भारतीयों की तरफ से कि हमें जो करना है हम करेंगे, अंग्रेजों तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। कब आए? 4:10 पर, ठीक है। और उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया। अब जगह जगह नाम है वहां पे बंगाल में जो भी स्थान पे, चौरंगी पर उन्हें रोका गया। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे तो पुलिस तो रोक नहीं पाई। और मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बस यही की था, और मैंने क्या कहा था, लाठी के ऊपर उसमें लोहे की एक कैप बनी हुई, तो जैसे ही सिर पे मारा और एकदम से सिर फट जाता था, ऐसी खतरनाक लाठियां थी वो। तो पुलिस की लाठियां चलानी शुरू की। बहुत आदमी घायल हो गए और सुभाष बाबू पर लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे वो? वंदे मातरम।
ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, अब एक इंसान था, उन्हीं का कोई साथी था, उसने कहा कि आप इधर आ जाइए, लेकिन सुभाष बाबू बोलते कि नहीं, मैं इधर नहीं आ सकता। सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो उनको तो मोन्यूमेंट में झंडा फहराना था, तो बोला कि यहाँ नहीं रुक सकते, इधर नहीं आ सकता, मोन्यूमेंट के पास पहुंचना है, झंडा फहराना है। और कब पहुंच गए थे? 4:10 पे वहां पहुंच गए थे, लेकिन वहां आगे की तरफ उन्हें जाने नहीं दिया गया है। तो वापस ये बता देती हूँ कि 4:10 पे जो सुभाष चंद्र बोस है वो आ गए थे और चौरंगी पर उन्हें रोका गया, और पुलिस की लाठियां चलाना शुरू हो गई थी, और सुभाष बाबू पर भी बहुत सारी लाठियां पड़ी थी। और सुभाष बाबू को ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा कि आप इधर आ जाओ, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा नहीं, यहाँ नहीं आ सकता, अभी आगे बढ़ना है। ये सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहा हूँ। अब ये लेखक क्या बोल रहा है कि ये सारी चीजें तो मैंने कैसे लिखी, सुनी हुई है, लेकिन उसने जो आंखों देखा वो हाल देखे, इसमें क्या हालत होती है। सुभाष बाबू और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से, मतलब ये लेखक वहां पे था, ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि सुभाष बाबू आगे हो या थोड़ा पीछे हो। तो जोर से सब वंदे मातरम, सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते हैं, यह अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप, ये जो पहले वाला वर्णन है ना बच्चों, ये तो उन्होंने सुना। अब ये यहाँ से सुभाष बाबू वाला जहाँ से अपने स्टार्ट होता है, वहां पे उन्होंने कहा कि ये सब मैंने देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, उनको कोई दर्द नहीं था, बस उनको लाठियां चलानी है और जो भीड़ इकट्ठी है उसको हटाना था, बस एक ही मकसद था उनका। तो लाठियां चल रही थी। सतीश चटर्जी, अंडरलाइन कीजिए, सतीश चटर्जी ये आगे आएंगे। सतीश चटर्जी का फटा हुआ सिर, अब अंग्रेजों ने इस तरह से लाठियां चलाई कि जो सतीश चटर्जी है वो इतने बुरी तरीके से घायल हो गए थे, इनका सिर भी फट गया था, और खून पूरा बह रहा था। तो खून को देख के ये लेखक बोलता कि मेरी आंखें मिच गई थी। इधर ये हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट, अब देखो, एक तरफ तो ये वाला सीन हो रहा था, ये दृश्य था, अब दूसरी तरफ मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर, अब मोन्यूमेंट तक लेडीज पहुंच जाती है, तो मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। औरतें क्या करती, जो भी लेडीज थी मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी, वो पहुंच गई थी वहां पे। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में आई, प्राय सबके पास झंडा था, सारी जितनी भी स्त्रियां थी सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। लाठियां चली लेकिन वो लोग वहां से नहीं हटे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया। अब देखो स्टेप क्या होता है, सुभाष बाबू को पकड़ लिया जाता है और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लोकअप, बच्चों इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लाल बाजार लोकअप में भेज दिया गया। कहाँ पे भेजा गया सुभाष बाबू को? लाल बाजार लोकअप। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, साथ में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी। पुलिस थोड़ा रुकती है, उसने फिर डंडे चलाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा रुकती है लेकिन फिर वापस वो डंडे चलाना शुरू कर देते हैं। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। थरमथल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप, अब देखो 50-60 स्त्रियां मोड़ पे आके बैठ जाती है और उनको पकड़ा जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? लाल बाजार भेज दिया जाता है। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व, मतलब उसको कौन, उसका जो आगे जो था, उस इंसान का नाम है विमल प्रतिभा। एक महिला थी, विमल प्रतिमा कर रही थी, उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। कहाँ पे रोका गया विमल प्रतिभा को? बहु बाजार के मोड़ पर, वहां एक जगह का नाम है, और वही मोड़ पर बैठ गई। अब वहां पे रोका गया, वो मोड़ पे बैठ जाते हैं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। अब पुलिस ने तो लाठियां चलाना रोका नहीं था, एक बार वापस बता देती हूँ। सुभाष बाबू को पकड़ ले गया, लाल बाजार लोकअप में उन्हें भेज दिया जाता है। पुलिस डंडे बरसा रही थी, बीच में थोड़ा रुकती है, फिर वापस वो डंडे बरसाना स्टार्ट कर देती है। बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहां पे, और जो स्त्रियां थी, धर्मथल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। आगे प्रश्न आएगा कि धर्मथल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया, तो ये लिखना है कि वहां पे 50-60 स्त्रियां थी, मोड़ पर थी, पुलिस ने उनको पकड़ा और लाल बाजार भेज दिया। और विमल प्रतिभा नाम की एक स्त्री थी, उन्होंने भी उस अपना जो भी लोग थे उनको इकट्ठा किया, उनका नेतृत्व कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया और वही मोड़ पर वो बैठ जाती है। आस पास बहुत
बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चला रही थी। पुलिस रुकी नहीं थी, थोड़ा रुकती फिर वापस वो स्टार्ट हो जाती। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद, 45 मिनट्स के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। उनको सब स्त्रियों को और सबको पकड़ के लाल बाजार लो, और कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका, इसको अंडरलाइन कीजिए, ब्रजलाल गोयनका कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे, अपने साथ मतलब लेखक के साथ काम कर रहे थे, और दमदम जेल में भी अपने साथ था। अब देखो ये जो क्रांतिकारी थे, आ, ये जेल जाते रहते थे, तो ये बता रहे कि जो मैं पहले जब जेल गया था तो मेरे साथ थे। कौन थे? ब्रजलाल गोयनका लेखक सीताराम के साथ थे। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। अब देखो पुलिस वाले इधर थे, उनको लगा कि फटाफट जाके मैं मेरा जो झंडा जो है ना वो कर देता हूँ, लेकिन स्पीड ज्यादा थी, नीचे गिर जाते हैं वो। और फिर उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, इस पर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए, स्त्रियों के जुलूस में वो शामिल हो जाता है, और लाल बाजार वहां पे, एक मिनट, बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। अब देखो पहले क्या होता है, वो वहां पे तेज दौड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो जाते हैं, और फिर वहां पे लाल बाजार गए, वहां पर गिरफ्तार हो जाते हैं। मदालसा पकड़ी गई, मदालसा वो भी नेतृत्व कर रहे थे, मदालसा पकड़ी जाती है। उससे मालूम हुआ, किससे? उससे मदालसा से बाद में पूछने में पता चला कि थाने में भी मारा गया था, मतलब स्त्रियों पर भी उन्होंने ये कार्रवाई की, मारने की। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात के 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। यानी स्त्रियां 105 स्त्रियां पकड़ी गई और रात को 9 बजे उनको छोड़ दिया जाता है। कोलकाता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं। अब वहां से फोन आ जाता है, कितने सारे लोग हैं ये चोट खाकर आए, बहुत लोगों को चोट लगी है। और डॉक्टर दास गुप्ता, अंडरलाइन करना, पहले भी आया था ये, डॉक्टर दास गुप्ता थे, वो इलाज भी कर रहे थे तथा साथ में फोटो भी उतरवा रहे थे। फोटो क्यों उतरवा रहे थे? ताकि पता रहे कि किस तरह ये जो अंग्रेज है किस तरह हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। दूसरा कि हमारे जो क्रांतिकारी है किस तरह से अपना क्या योगदान दे रहे हैं, और कैसे उनपे लाठियां बरस रही है फिर भी वो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। बाद में तो 103 तक आ गए। कितने? पहले 67 आदमी थे, बाद में 103 तक आ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। अस्पताल गए और लोगों को देखने में मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे, और जो लोग घरों में चले गए थे वे अलग थे। मतलब संख्या अलग बताते हैं ना कि कितना क्या कुछ हुआ। तो 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंच गए थे, बाकी लोग घरे में भी चले गए थे। इस प्रकार 200 लोग घायल हो गए थे, तक इतनी चोटें लगी थी लोगों को, पकड़े गए। और आदमियों की संख्या का पता ही नहीं है, वो तो घायल लोगों की संख्या ये। पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ अपूर्व था, मतलब बहुत ही अलग था। बंगाल के नाम या कोलकाता के नाम पर ये कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। आज बहुत कुछ अंश में धुल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। अब इसमें देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि कोलकाता के नाम पर पहले ये था कि इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया और इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं निभाई। लेकिन उसके बाद जब 1931 में जब ये आंदोलन होता है तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे से अपनी हिस्सेदारी निभाई और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और 1931 में इनके ऊपर जो कलंक लगा था कि ये लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो 1931 में इन्होंने जो आंदोलन दिया उसमें इन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा निभाया, और इनके नाम पे जो कलंक था वो हट गया। मतलब सब लोग कहने लगे कि वाह, कलकत्ता में भी लोगों ने किस तरीके से आंदोलन में हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये डायरी का पन्ना जो चैप्टर था ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 1-1.5 पेज का ही था, तो मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपके लिए प्रश्न उत्तर का वो ये हैंड रिटन नोट्स है, तो प्रश्न उत्तर जब आप समझोगे तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। और लगता है कि एक बार में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा बार बार देखिए, जो जो भी मुश्किल शब्द है उनको आप अंडरलाइन करते जाइए। और जो भी यहाँ पे जो डेट दी गई है बेटा,
जैसे कि पहले क्या हुआ था, 1930 में हुआ, फिर 1931 में हुआ, उसके बाद फिर वो हरिश्चंद्र ने कहाँ झंडारोहण किया, या कौन कौन लोगों में, जानकी देवी और मारवाड़ी बालिका संघ की जो लड़कियां, उन्होंने किस तरह क्या हिस्सेदारी ली, फिर सुभाष बाबू को कहाँ पे किस जेल में डाला गया, या फिर आगे पूछा जा सकता है कि कौन किस इंसान का सिर है वो फट गया था और जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देती हूँ चैप्टर। सबसे पहले 1930 में बंगाल की ये घटना है, बंगाल के लोगों ने पहले हिस्सा नहीं लिया, उसके बाद 1931 में उन्होंने हिस्सा लिया, तो सब लोग बोलने लगे कि हाँ, बंगाल में भी कुछ हुआ है बहुत कुछ हद तक। तो बहुत सारी स्त्रियों में इसमें हिस्सा लिया, सुभाष चंद्र बाबू भी मेन थे इसके अंदर। सुभाष चंद्र बाबू को जब लाल बाजार लॉकअप ले जाया जाता है, उसके बाद पूर्णो दास नाम के एक इंसान है, वो इस मोर्चे को संभालते हैं। फिर थरम थल्ले के मोड़ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जुलूस जो था वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है, और वहां पे जो नॉर्मल ट्रैफिक पुलिस थी उसको भी पुलिस बना दिया जाता है, और वो सब जगह पे पहरा दे रहे होते हैं, और भारतीयों पर वो डंडे बरसाने का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे भारतीयों ने सोचा कि 4:24 पर मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा। दिनांक याद रखना, 4:24 पर मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा। लेकिन 4:10 पर वहां पे पहुंच जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वहां पे उनको भी घेर लिया जाता है। स्त्रियां वहां पे पहुंचती है, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ती है। फिर वहां पे क्या होता है, पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला कि अगर जो भारतीय हैं, पुलिस के मतलब अंग्रेजों की अंडर में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नोटिस निकाला कि अगर तुम लोगों ने भी हिस्सा लिया ना, ये जो स्वतंत्र आंदोलन हो रहा है, अगर तुम लोगों ने भी हिस्सा लिया तो तुम भी दोषी समझोगे, और अमुक अमुक धारा के अंदर तुम्हें भी, तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वो तो बेचारे डर ही जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान थे, अब हमारी काउंसिल यानी इंडिया के लोग, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी एक नोटिस निकाला कि अंग्रेजों, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, हम इसी तरीके से यहाँ पे इकट्ठे होंगे। ओपन लड़ाई की खुला चैलेंज दिया उन्होंने कि पुलिस कमिश्नर ने जो नोटिस निकाला उसको एकदम अनदेखा करते हुए काउंसिल, उन्होंने नोटिस निकाला कि हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, और इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब हर एक आम इंसान को भी उसमें हिस्सा लेना है। तभी तो देखो बहुत सारी स्त्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो स्त्रियां आती है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, अलग अलग लोग हैं। तो वहां पे पहुंचते हैं, फिर पुलिस लाठी बरसाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे फोटो भी उतरवाए जाते हैं, ताकि जो अंग्रेज सरकार किस तरह हमारे भारतीयों पर अत्याचार कर रही है वो लोगों तक पहुंचे, और लोगों को प्रेरित किया जा सके कि बंगाल में इस तरह से आंदोलन हो रहा, तो भारत के जगह जगह पे जो लोग देखेंगे वो भी एकदम से आगे बढ़ेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा निभाएंगे। तो इस तरह का काम किया जा रहा था। फिर सुभाष बाबू को पकड़ के लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारी स्त्रियां होती है बदासा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें भी वहां पे लॉकअप में भेज दिया जाता है। फिर वहां पे सूचना मिलती है कि हाँ, 200 के करीबन लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग अपने घरों में चले गए। तो बहुत सारी संख्या के बारे में बताते हैं, और लास्ट में बताते हैं कि कलंक, जो कोलकाता के नाम पे जो कलंक था, वो आज बहुत कुछ अंश में धुल गया। मतलब उन्होंने पहले हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब 1931 के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया, तो उनके नाम पे जो भी, मतलब उनकी जो बुराई हो रही थी वो खत्म हो गई। तो अब देखिए बच्चों, ये सारा चैप्टर था, बहुत अच्छे से आराम से मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेके आऊंगी। तो प्रश्न उत्तर है वो पूरे प्रॉपर आपके मौखिक लिखित जो भी है, सारे आज से प्लस के सारे प्रश्न उत्तर है उसके अंदर, और बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि वही है ना कि अगर कमेंट्स भी नहीं लिखोगे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपको किस तरीके से चैप्टर समझ में आ रहा है, मेरा जो प्रयास है वो सही है, इसमें क्या इसको थोड़ा आगे करना है। तो प्लीज बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए। ओके, धन्यवाद।